हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे जनवरी 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र का अगला पार्ट यानी पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, हमारा प्रश्न है, स्थापना है, जरा ध्यान दें। छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है। क्या है स्थापना? छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है। ठीक है, तो छायावादोत्तर से क्या अभिप्राय है? यानी छायावाद के बाद की जो कविताएं हैं, ठीक है, यानी प्रगतिशील कविताएं, ठीक, प्रयोगवादी कविताएं। तो ध्यान दें, छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है, सही, ये गलत है। ठीक है, गलत है स्थापना। और तर्क है, क्या है? क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदन अनुभवों का क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदना अनुभवों को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला है। ठीक है, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदनानुभवों को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला है। किसमें? छायावादोत्तर कविता में। तो ये बात भी गलत है, जबकि छायावादोत्तर कविता में कवि के निजी संवेदना अनुभवों को अभिव्यक्त होने का अवसर मिला है। ऐसे होना चाहिए था ये। ठीक है, तो ए और आर दोनों ही गलत हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौर करें। स्थापना है, कला माध्यम के द्वारा, किसके द्वारा? कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व की उपलब्धि करता है। क्या है स्थापना? कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व की उपलब्धि करता है। ठीक है, बात सही है ये। ठीक है, तो स्थापना सही है। देखते हैं तर्क क्या है। क्योंकि सत्य, ध्यान से सुने, क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है। क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है। सौंदर्य सृजन उसका व्यापार और लोक मंगल का प्रसार उसकी उपलब्धि। ठीक है, एक बार फिर से सुने। क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है, सौंदर्य सृजन और उसका व्यापार, सौंदर्य सृजन उसका व्यापार और लोक मंगल का प्रसार उसकी उपलब्धि होती है। ठीक है, तो ये क्या है? तर्क हमारा सही है, यानी स्थापना गलत है और तर्क हमारा सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्थापना क्या है? कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व की उपलब्धि करता है। तो देखो यहाँ पर तो निजत्व शब्द आ गया, जबकि तर्क में क्या है? शब्द लोक मंगल। ठीक है, तो लोक मंगल वाली बात हमेशा सही रहेगी। किसी भी सेंटेंस में अगर हिंदी साहित्य में कहीं भी लोक मंगल की बात आ रही है तो वो हमेशा सही होती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखे दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो स्थापना हमारी क्या है? स्थापना हमारी गलत है। स्थापना हमारी गलत है, जबकि तर्क हमारा सही है। स्थापना हमारी गलत, तर्क हमारा सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। स्थापना है दोस्तों, जरा ध्यान दें। काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकान्विति में है। क्या कह रहे हैं? काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकान्विति में है। ठीक, तो बात बिल्कुल सही है। अब तर्क है, क्या है? क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंबद्ध होते हैं। तर्क है, क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंबद्ध होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। असंबद्ध नहीं होते, संबद्ध होते हैं। ठीक है, यानी जुड़े हुए होते हैं। तो पहली लाइन में क्या कह रहे हैं? एकान्विति। दूसरे में क्या कह रहे हैं? असंबद्ध।
ठीक है, तो दोनों ही विपरीत बातें हो गई दोस्तों, यानी पहली लाइन दूसरी से नहीं जुड़ रही। ठीक है, तो ध्यान रखें, स्थापना सही है जबकि तर्क गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्थापना है, जरा ध्यान दें, क्या है स्थापना? मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है। क्या है स्थापना? मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है। तो ये क्या है? सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मिथक, मिथक यानी किस्सा एक तरीके का जो लोक प्रचलित हो। ठीक है, तो मनुष्य के आदिम मस्तिष्क यानी कि ये प्राचीन काल से ही, ठीक है, आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है। उदाहरण के लिए आपकी दादी नानी की कहानी, परियों की कहानी सुनते आए हैं ना मिथकों में। ठीक है, चंदा मामा की कहानी, ये सब क्या है? मिथक है, मिथक है। और ये आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है। ठीक है, हम इन्हीं कहानियों को सुन सुनकर बड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान देंगे, तर्क है, क्या है? क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी। क्या है तर्क? ध्यान दें, क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा, ध्यान से सुने, क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, दोनों बातें सही हैं, स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, स्थापना है दोस्तों। क्या है स्थापना? कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है। अनिवार्य जोर डाला जा रहा है पंक्ति पर, तो जरा ध्यान दें, कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है, तो ये बात गलत है। ठीक है, इतना जरूरी भी नहीं है श्रृंगार चित्रण। ठीक है, देखते हैं इसके बाद तर्क। तर्क क्या है? क्योंकि श्रृंगार की सरस वाग्धारा ही पाठक को आनंदित कर सकती है, अन्य भावधारा नहीं। ठीक है, तो कह रहे हैं क्योंकि श्रृंगार की सरस वाग्धारा ही पाठक को आनंदित कर सकती है, अन्य भावधारा नहीं। तो ये बात भी गलत हो जाती है दोस्तों। ठीक है, श्रृंगार की अपेक्षा सत्य का बोध कराने वाली कविताएं ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, केवल अगर श्रृंगार को ही देखेंगे तो जीवन की सच्चाइयों को कब देखेंगे? कविताओं में या नाटक में, निबंधों में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, केवल श्रृंगार चित्रण ही कविता का अनिवार्य तत्व नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है, ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि श्रृंगार की सरस वाग्धारा ही देखो, इस तरह के निपात जैसे शब्द भी आ जाएं, ही, एकमात्र, सिर्फ, केवल। ठीक है, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये कथन गलत होते हैं, तर्क या कथन गलत होते हैं। ठीक है, तो पाठक को आनंदित कर सकती है, अन्य भावधारा नहीं। पढ़ते ही गलत लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? पंक्तियों को पढ़ो, दोनों को, पहली पंक्ति को दूसरी से जोड़ो। ठीक है, पहली पंक्ति के कुछ वर्ड्स मिलते होंगे दूसरी पंक्ति से, फिर देखो कि दोनों पंक्तियां पॉजिटिव मैनर में जा रही हैं या नहीं। पॉजिटिव जा रही हैं तो सही है, अगर कहीं से भी नेगेटिव आपको लगता है कोई भी सेंटेंस, तो इसका मतलब वो गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। बाकी आपको कुछ शब्दों पर भी ध्यान देना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, एकमात्र, केवल, सिर्फ, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, ऐसे वर्ड्स को देखना है। फिर आपको अपोजिट वर्ड्स को भी देखना है कि कहीं कोई किसी का विपरीत शब्द तो नहीं है सेंटेंसेस में, तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के। ठीक है, तो ध्यान रखें। बाकी
पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में द्वंद्व बनेगा, द्वंद्व बनने के बाद आपका मन जो कहेगा वही आंसर सही होगा। ठीक है, आपके माइंड में जो पहली बात क्लिक करेगी ना पंक्तियों को पढ़ते ही, समझ लेना वही आंसर है। ठीक है, इस प्रश्न को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्थापना है दोस्तों, क्या है? कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। क्या है? कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, तो ये बात गलत है। ठीक है, कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, बात गलत है दोस्तों। ठीक है, ये एक लौकिक है। ठीक है, लौकिक प्रक्रिया है कविता एक तरह से। ठीक है, तर्क है क्या है? इसीलिए जीवन का लौकिक पक्ष, अब देखो ऊपर क्या आ गया पंक्ति में, अलौकिक शब्द आ गया, तर्क में क्या आ गया, लौकिक शब्द आ गया, तो ये क्या हो गए, अपोजिट वर्ड हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, तो ध्यान से देखें, इसीलिए जीवन का लौकिक पक्ष उसमें नहीं आ सकता। ठीक है, इसीलिए जीवन का लौकिक पक्ष उसमें नहीं आ सकता, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं आ सकता? कोई बैन थोड़ी लग गया है, ठीक है ना, बैन थोड़ी लगा हुआ है कि लौकिक पक्ष नहीं आएगा। लौकिक पक्ष ही नहीं आएगा तो लोग पढ़ेंगे ही क्यों आपकी कविताएं? ठीक है ना, तो लौकिक पक्ष का होना बहुत जरूरी है कविताओं में, ये बात ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, अलौकिकता कब तक टिकी रहेगी? ठीक है, तो कब तक टिकी रहेगी? एक ना एक दिन उसे सच्चाई के धरातल पर उतरना ही होगा। ठीक है, जीवन से जुड़ना होगा, मनुष्य की जीवन शैलियों से जुड़ना होगा। ठीक है, जीवन की जो सच्चाइयां हैं उनसे जुड़ना होगा, तभी वे कविता कविता कहलाएगी वास्तव में। ठीक है, अगर किसी कविता को पढ़कर केवल वह मनोरंजन का साधन हो तो वह कविता कविता नहीं है। ठीक है, अगर उसमें हृदय परिवर्तन की संभावनाएं हैं, ठीक है, कविता में, तो वह कविता है। समझना जरा मेरी बात को। ठीक है, किसी पंक्ति को पढ़कर आपका हृदय अगर परिवर्तित नहीं हुआ, आप सोचने पे मजबूर नहीं हुए, तो वह कविता किस काम की? ठीक है, आप चीजों को उन्हीं को याद रखते हैं जो आपके जीवन से जुड़ती हैं, वही बातें आप याद रखते हैं जो आपके जीवन से जुड़ती हैं। ठीक है, उन्हीं बातों पर विचार करते हैं जो आपके जीवन से जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे दोस्तों। कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, बात गलत है। तर्क है, इसीलिए जीवन का लौकिक पक्ष उसमें नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, दोनों ही बातें गलत हैं। देखते हैं, तो ए और आर दोनों गलत हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्थापना है, जरा ध्यान दें, क्या है स्थापना? छायावादी काव्य, कैसा? छायावादी काव्य आत्मनिष्ठा के कारण अहमवादी बन गया है। क्या कह रहे हैं? छायावादी काव्य आत्मनिष्ठा के कारण अहमवादी बन गया है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। तर्क है, इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की। ठीक है, उपेक्षा नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की, तो ये बात भी गलत है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि छायावाद कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा ही की हो। ठीक है, तो केवल आत्मनिष्ठा के कारण अहमवादी बन गया है, तो ये बात भी गलत है। जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी, ठीक है, मानवता का महाकाव्य कहा जाता है उसे, तो सामाजिकता कैसे नहीं आई उसमें? वो भी तो छायावाद की रचना है। ठीक है, तो जरा समझना मेरी बात को। ठीक है, तो छायावादी काव्य आत्मनिष्ठता के कारण अहमवादी बन गया है, बात गलत है। इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की है, तो ये बात भी गलत है, उपेक्षा नहीं की है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ए और आर दोनों ही गलत हैं, ए और आर दोनों ही गलत हैं। ठीक, अच्छा एक बात ध्यान देना, जब भी कभी आप किसी भी युग को पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में, तो उसमें आपको ध्यान रखना है व्यक्तिवाद और समाजवाद। ठीक है, यानी व्यक्ति और समष्टि, ये दोनों बातें आप समझते हुए चलेंगे। आप देखेंगे कि कहाँ पर व्यक्तिवाद की प्रमुखता है और कहाँ पर सामाजिकता की प्रमुखता है, या फिर कहाँ पर दोनों की ही प्रमुखता है। ठीक है, इस दृष्टि से आपको अपने हिंदी साहित्य के जो जितनी भी विधाएं हैं उनकी रचनाएं पढ़नी है।
ठीक है, तो आपको खुद ही आपके माइंड में एक अलग से ही इमेज बन जाएगी, आपको खुद ही समझ में आएगा कि व्यक्तिवाद की बात किसने की है, ठीक है, और किसने सामाजिकता की बात की है, किसने दोनों की बात की है, ठीक है। तो क्योंकि व्यक्ति, आगे की एक पंक्ति है दोस्तों, आगे की एक पंक्ति है कि व्यक्ति समाज में रहकर स्वतंत्र है, ठीक है। व्यक्ति समाज में रहकर स्वतंत्र है लेकिन समाज से स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। व्यक्ति समाज में रहकर स्वतंत्र है लेकिन समाज से स्वतंत्र नहीं है। तो ये ध्यान से समझना जरा इस बात को कि आगे कहना क्या चाह रहे हैं। कुछ इसी तरह की पंक्ति है, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, है यही, ठीक है। घटना चक्र के वीडियो जब देखेंगे तो उसमें आएगी ये पंक्ति, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों। ये यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स को, जिन भी दोस्तों को मेरा चैनल नहीं मिलता है तो आप प्लीज सर्च करें हिंदी साहित्यविद आरती शर्मा, हिंदी साहित्यविद आरती शर्मा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट देखें और अपनी सुविधा के अनुसार आप अपनी स्टडी करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सही सुमेलित हैं, सूची 1 में काव्य पंक्तियां हैं और सूची 2 में रचनाकार हैं। तो सबसे पहले काव्य पंक्ति है कौन सी, जरा ध्यान देना, गौर से सुनेंगे दोस्तों। जेही पंखी के नियर होई, जेही पंखी के नियर होई, करई बिरह के बाद, करई बिरह की बात, सोई पंखी जाई जरी, सोई पंखी जाई जरी, तरिवर होई निपात, तरिवर होई निपात। तो किसकी पंक्ति है, जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है दोस्तों। जेही पंखी के नियर होई, करई बिरह की बात, बिरह, बिरह आ गया, ठीक है। सोई पंखी जाई जरी, तरिवर होई निपात, ठीक। तो जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। फिर है अगली पंक्ति, क्या है, हमको सपनेहू में सोच, हमको सपनेहू में सोच, जा दिन में बिछुरे नंद नंदन, जा दिन में बिछुरे नंद नंदन, ता दिन ते यह पोच, ता दिन ते यह पोच। किसकी पंक्तियां हैं, सूरदास की पंक्तियां हैं। क्या कह रहे हैं कि हमको सपनेहू में सोच, जा दिन ते यानी जिस दिन से बिछुड़े हैं, नंद नंदन, ठीक है, उस दिन से यह पहुंच, ठीक। तो ध्यान रखेंगे सूरदास की पंक्ति है, ठीक। अब एक बार दोनों पंक्तियों को फिर से सुनेंगे दोस्तों, गौर करेंगे क्या है पंक्ति, जरा ध्यान देना दोस्तों। पंक्ति है क्या है, जेही पंखी के नियर होई, करई बिरह की बात। दोस्तों ये बीच बीच में मेरे फोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो आप इसको प्लीज माइंड मत करना, ठीक है। ये ऑटोमेटिक अपने आप बैक हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दे जरा, जेही पंखी के नियर होई, करई बिरह की बात, सोई पंखी जाई जरी, तरिवर होई निपात, तरिवर होई निपात। किसकी पंक्ति है, मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है। देखें अगली पंक्ति क्या है, अच्छा, मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत, जिसका प्रसिद्ध खंड है नागमती वियोग खंड, ठीक है, नागमती वियोग खंड, ध्यान रखेंगे वहीं से ली गई पंक्तियां हैं। 1940 में आई हुई रचना है पद्मावत, अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और इनकी प्रसिद्धि का आधार भी कह सकते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ठीक है। ध्यान रखें पंक्ति भी है, हमको सपनेहू में सोच, हमको सपनेहू में सोच, जा दिन में बिछुरे नंदन, नंद नंदन, ता दिन ते यह पहुंच, ठीक है। सूरदास की पंक्तियां हैं, किसकी, सूरदास की पंक्तियां हैं। देखते हैं अगली पंक्ति, गौर करेंगे दोस्तों। पंक्ति है, अब जीवन की है कपि आस न कोई, अब जीवन की है कपि आस न कोय, कनगुरिया की मुदरी कंगना होय, कनगुरिया की मुदरी कंगना होय। तो किसकी पंक्ति है ये, ध्यान रखें, तुलसीदास जी की, भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा के कवि हैं तुलसीदास, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, ठीक, 1631 में आई हुई रचना है रामचरितमानस। अब ध्यान दे दोस्तों, इनकी पंक्ति है, अब जीवन की है कपि आस न कोय,
कन गुड़िया की मुद्री कंगना होय। तो तुलसीदास जी की पंक्ति है। देखते हैं अगली पंक्ति, जरा गौर करेंगे क्या है, ध्यान देना। जिभिया ऐसी बावरी, बहुत ही जबरदस्त पंक्ति है, जरा ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, ठीक है, बहुत ही शानदार पंक्ति है, गौर करना जरा। जिभिया ऐसी बावरी कही गई सरग पाताल, जिभिया ऐसी बावरी कही गई सरग पाताल, आपो कही भीतर रही जूती खात कपाल, आपो कही भीतर रही जूती खात कपाल। तो किसकी पंक्ति है, रहीम की, ठीक है, रहीम दास जी की पंक्ति है ये। जिभिया ऐसी बावरी कही गई सरग पाताल, आपो कही भीतर रही जूती खात कपाल, ठीक है। जिभिया यानी जीव, बावरी यानी बावली, सरग पाताल, जीव ऐसी बावली है कि स्वर्ग और पाताल तक की बातें कह जाती है और इतनी चालाक है कि सब कुछ कहने के बाद आपो कही यानी अपने आप कहती है और खुद ही भीतर रहती है, ठीक है। और जो जूते पड़ते हैं दोस्तों, किसको पड़ते हैं, सिर को खाने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्या जबरदस्त पंक्ति है ना। खुद तो कहकर अंदर हो जाती है जीव, मुंह के अंदर, ठीक है, और जूते जो हैं हमारे सिर पर पड़ते हैं, ठीक है। तो ये अर्थ है पंक्ति का, तो ध्यान रखें। तो जीव को बावरी कहा है किसने, रहीम जी ने, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों सभी पंक्तियों को। एक बार रिपीट कर देती हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। पंक्तियां हैं, गौर करेंगे दोस्तों। जेही पंखी के नियर होई करई बिरह की बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। तो मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। फिर है, हमको सपने हूँ मैं सोच जा दिन में बिछुरे, नंद नंदन ता दिन ते यह पोच। तो सोच पोच, ठीक है, सपने हूँ बिछुरे, नंद नंदन, ये कुछ कीवर्ड्स निकाल लो, ठीक है। किसके हैं, पंक्ति, तो ध्यान रखें सूरदास जी की। फिर है पंक्ति सी, अब जीवन की यह कपि आस न कोई, जीवन में अब मतलब कोई भी आस नहीं बची है। कन गुड़िया की मुद्री, कन गुड़िया की मुद्री कंगना होय। तो किसकी पंक्ति है, तुलसीदास जी की पंक्ति है। ध्यान रखें दोस्तों। अगली पंक्ति है क्या है, जिभिया ऐसी बावरी कह गई सरग पाताल, आपो कही भीतर रही जूती खात कपाल, आपो कही भीतर रही जूती खात कपाल। किसकी पंक्ति है, रहीम दास जी की पंक्ति है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है, जरा ध्यान दें। सूची 1 में पात्र हैं दोस्तों, सूची 2 में रचनाएं हैं। तो सबसे पहले पात्र है मैना। मैना किसकी पात्र है, चंदायन की। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, इसका दूसरा नाम है लोर कहा। इसके पात्र हैं लोरिक और चंदा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मैना भी पात्र है किसकी, चंदायन की, ठीक है। फिर है दोस्तों ऋतुवर्ण। ऋतुवर्ण किसके पात्र हैं, तो ध्यान रखें, सत्यवती कथा, ईश्वर दास की कृति है सत्यवती कथा, ठीक है, जिसके पात्र हैं ऋतुवर्ण, याद रखेंगे। फिर है रुक्मिणी। रुक्मिणी किसकी पात्र हैं, तो मृगावती, ठीक है, मृगावती कुतुवन की रचना है, ठीक है, मृगावती। तो ध्यान रखें, ऋतुवर्ण जिसके पात्र हैं, ठीक है। एक बार देख लेना फिर भी इनके रचनाकार, अभी थोड़ा सा मुझे डाउट सा लग रहा है, जहां तक है वैसे सही होंगे, फिर भी आप देख लेना, ठीक है। माइंड से स्किप कर जाती हैं क्योंकि इतने सारे नाम हैं, इतनी सारी रचनाएं हैं, ठीक है। तो कभी कभी हमसे भी गलती हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में आप करेक्ट करके बताएं दोस्तों। मुझे अपनी गलतियां स्वीकार करने में किसी तरह की कोई भी शर्म नहीं आती, ठीक है। तो जहां कहीं भी आपको गलत दिखे आप तुरंत कमेंट करके बता दें, ठीक, ताकि मैं भी खुद को इम्प्रूव कर सकूं, ठीक। तो देखते हैं दोस्तों क्या है, डी यानी राघव चेतन। राघव चेतन किसके पात्र हैं, तो ध्यान रखें, पद्मावत के पात्र हैं राघव चेतन। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, जिसके पात्र हैं राघव चेतन, ठीक है। एक बार फिर से सुने, चंदायन। चंदायन के पात्र हैं कौन, मैना। फिर है सत्यवती कथा, जिसकी पात्र हैं ऋतुवर्ण। फिर है मृगावती, मृगावती जिसके पात्र हैं रुक्मणी, कौन, रुक्मणी। फिर है पद्मावत, पद्मावत के पात्र हैं राघव चेतन, राघव चेतन, याद रखेंगे दोस्तों।
अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दे दोस्तों, सही सुमेलित है क्या? सूची 1 में कविता है और सूची 2 में रचयिता है। तो सबसे पहले कविता है इशारे जिंदगी के। इशारे जिंदगी के किसकी कविता है? अज्ञे की कविता है इशारे जिंदगी के। अज्ञे का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और अज्ञे को अज्ञे किसने कहा? तो जैनेन्द्र ने उपाधि दी थी, जैनेन्द्र कुमार ने कहा था अज्ञे। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों, तो अज्ञे की कविता है इशारे जिंदगी के। फिर है बूंद टपकी एक नभ से। बूंद टपकी एक नभ से किसकी है कविता? तो ध्यान रखें, भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है बूंद टपकी एक नभ से। ठीक है, याद रखेंगे। फिर है दोस्तों चार ईमानदार। कौन सी कविता? चार ईमानदार किसकी है? तो ध्यान रखना, कुंवर नारायण जी की। कुंवर नारायण जी की कविता है चार ईमानदार। फिर है दोस्तों कविता डी, मेरा प्रतिनिधि। मेरा प्रतिनिधि किसकी कविता है? तो रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी की कविता है दोस्तों मेरा प्रतिनिधि। ठीक है, अब एक बार फिर से सुने जरा। अज्ञे, इनकी कविता है इशारे जिंदगी के। क्या है? इशारे जिंदगी के। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र जी, इनकी कविता है कौन सी? बूंद टपकी एक नभ से। बूंद टपकी एक नभ से। फिर है कुंवर नारायण जी, इनकी कविता है दोस्तों चार ईमानदार। कौन सी? चार ईमानदार। ठीक है, फिर है रघुवीर सहाय, इनकी कविता है मेरा प्रतिनिधि। मेरा प्रतिनिधि। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, रघुवीर सहाय की कविता है मेरा प्रतिनिधि। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।